अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज वलाना और आपका शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला फयाज वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के लिए। नाज़रीन, मेरे साथ आज एक बार फिर शरीक गुफ्तगू हैं पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ी जनाब शाहीन सबाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। और आप आपके देखने वालों को सारा मेरा सलाम जी। थैंक थैंक यू। यू सर। जनरल फैज हमीद को जब से सजा सुनाई गई है, मैं आपसे बात करना चाहता था, लेकिन बेहतर हुआ हमने एक दिन के वक्फे से बात करने का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि इस दौरान ये तो वाजे हो गया पाकिस्तानी कौम को कि जिस तरह पाकिस्तान में और स्पेशली पंजाब में पुलिस मुकाबले कराए जा रहे थे कि लोगों को पकड़ा जाता था और उसके बाद पता चलता था कि पिस्तौल नेफे में ही चल गया। तो ये जो सजा जनरल फैज हमीद को सुनाई गई है, ये पिस्तौल इनके अपने नेफे में ही चल गया है। सियासत में मुदाखलत और अदम मुदाखलत की बुनियाद पे जो 14 साल की सजा सुनाई गई है, आज पूरा पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया इनसे पूछ रही है कि अगर सियासत में मुदाखलत की सजा 14 साल है तो 8 फरवरी 2024 का पूरा इलेक्शन चोरी करने वालों की सजा क्या होगी। आप सर क्या कहते हैं सजा के हवाले से? देखिए, अभी तक ये बात तो क्लियर नहीं इन्होंने की कि जी सियासत में मुदाखलत जो है ये क्या है। ये इन्होंने बताया नहीं है कि जी उन्होंने किया क्या है, ठीक। क्योंकि ये डिटेल जब आएगी, और ये मेरा ख्याल है डिटेल शायद जल्दी ना आए, इसलिए कि ये इन्होंने मिलिट्री कोर्ट में तो जल्दी जल्दी केस चला के बंद कर दिया और खत्म कर दिया और सजा वजा दे दी। लेकिन ये जब जाएगी आगे चैलेंज होगी किसी सिविल कोर्ट में, तो वहां तो जाके फिर वकील खड़े होंगे और दूसरे लोग, तो उनको बताना पड़ेगा कि जी आप एक्सप्लेन करें व्हाट इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या एंगेजमेंट या जो भी आपने इनकी सजा दी है, तो उसमें पता चलेगा कि जी क्या क्या चीज जो है। और जो कुछ उन्होंने किया उसका तो 3 गुना 4 गुना ये लोग कर रहे हैं, और ओपनली कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर रहे हैं, ऐलानिया कर रहे हैं। तो ये तो खैर फंसेंगे ही, जब अगर इनका वक्त आएगा तो फंसेंगे ही। लेकिन ये आ, बात मुझे ये लग रही है कि जी इन्होंने ये यूज करना है फैज हमीद साहब को, और जो भी तरीका इन्होंने इस्तेमाल किया है करेंगे कि आप इमरान खान को किसी तरह फंसाएं। और वो अब मुझे नहीं पता कि क्या वो तैयार होंगे ही इस बात के लिए या नहीं। हो सकता है हो भी जाए, जर्नलों का कुछ सालों का पता नहीं होता, सब एक ही जैसे होते हैं, आखिर में जाके वो फिर गंदी करते हैं। सर, तो जनरल फैज हमीद साहब की शख्सियत अगर देखी जाए तो ये साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब के ब्लू आइड बॉय नंबर 1 थे और ब्लू जी आइड बॉय नंबर 2 जनरल आसिम मुनीर थे। इसीलिए बिल्कुल पहले डीजीआईएसआई उन्हें लगाया गया, जब उन्हें हटवाने की बात आई तो ये आ गए, इन्हें हटाया गया तो वो आ गए। मतलब बाजवा साहब के पास दो ही बंदे थे उनके चहेते, एक फैज हमीद और एक आसिम मुनीर। अगर फैज हमीद साहब अब इतने ही ये चहेते थे और आसिम मुनीर भी इतने ही चहेते हैं, और आज हमारे नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठ के तकरीर की थी और एक तकरीर में 11 बार कहा था कि कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद को हिसाब देना होगा। उस तकरीर के बिल्कुल मुताबिक एक बंदे को तो हिसाब आज जेली हुआ, जैसा भी हुआ हिसाब सामने आ गया। दूसरे बंदे की तरफ ये क्यों नहीं जाते, कमर जावेद बाजवा का हिसाब क्यों नहीं मांगते? और अगर उसका नहीं हिसाब नहीं, मांगा जाएगा तो आसिम मुनीर साहब कैसे बचेंगे? इनको तो जाना पड़ेगा वरना तो इनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। ये तो सारा फिर एक नूरा कुश्ती नजर आएगी कि आपस में मिल मिला के इन्होंने ये सब फंसाने के लिए ये सब किया है। वरना तो ये अगर जो उनका माई बाप था, बॉस था, जो कर रहा था, हुक्म दे रहा था, उसके कहने पे ये कर रहे थे, उसको नहीं अगर आप पूछेंगे, और एक छोटे अफसर को आप पकड़ के 14 साल जेल में डाल देंगे, तो वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी को भी नहीं होगा। तो ये अभी अभी इस गेम में ये खत्म नहीं हुई अभी ये गेम, इसमें भी मेरा ख्याल है थोड़े और डेवलपमेंट्स होगी, और सर, जो उसमें देखना। जी फैसले के हवाले से जो प्रेस रिलीज आई है उसके भी दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में बताया गया कि उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, सियासत में जी मुदाखलत की, ये किया वो किया वो किया, इसलिए उन्हें 14 साल सजा सुना दी गई है। और दूसरा कहते हैं मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करने और शर अंगेजी के हवाले से उन पे मामला देखे जा रहे हैं। इसका मतलब है अभी तक कुछ चीजें आपने पेंडिंग रखी हुई हैं, और ये पेंडिंग सिर्फ इसलिए है कि आपने 9 मई में इमरान खान को और इसको आपस में इंटरलिंक करना है। अब जी हाँ। इमरान खान के सामने रखा जाएगा ये मामला। जाहिर है अगर 14-14 दिन या एक महीने तक उसे सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा जाता है तो यकीनन मुज़ाकरातकार जाते होंगे, राब्ते करते होंगे, मिन्नतें करते होंगे, तरले करते होंगे, धमकियां, धौंस, दांत, हर चीज इस्तेमाल करते होंगे। मे भी अब फैज हमीद को अडियाला सजा सुना के ही भेज दें कि चलो तुम ही चले जाओ, जाके एक मुलजम दूसरे मुलजम से पूछे या मुजरम दूसरे मुजरम से पूछे, हाँ भाई अब आगे से क्या करना है। मे भी फैज हमीद ही कोई ऑफर लेके चला जाए कि भाई
अभी मामला तय कर लो, वरना मैं फिर 9 मई वाले मामले में तुम्हारे खिलाफ सुल्तानी गवाह या महमूद, वो क्या बने थे, मसूद महमूद, जुल्फकार अली भुट्टो के, मैं वो बन जाऊंगा। तो मतलब है कि ये फैज हमीद, जिस तरह आप कह रहे हैं कि इन पे कोई रिलाय नहीं किया जा सकता कि ये बंदा कब किसके लिए किस हद तक काम कर सकता है, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज में अगर DGISI के ओहदे तक बंदा गया है तो वो सारी हर किस्म की वारदातों का मास्टर है, तो वहां तक गया है। और अब भी जिस तरह उन्हें आराम से पकड़ा गया और जिस तरह उनका केस चलाया गया, हालांकि वो साफ सीधा कह सकते थे कि मेरे पे जो इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का कहा जा रहा है, मैं अपने इख्तियारात अपने चीफ के बगैर इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। बुलाएं चीफ को, उससे पूछेंगे उसने मुझे ऑर्डर नहीं दिया था कि ये करो। अब ये तो बात खुलेगी ना, हो सकता है उन्होंने कहा हो सकता है ना कहा हो, ये हमें नहीं पता अभी, लेकिन जब वो बताएंगे डिटेल कि भाई इंटरफेरेंस आपने की है, नाजायज इस्तेमाल किया है, तो क्या नाजायज इस्तेमाल किया, कैसे किया, क्या किया आपने, किस तरह किया, उसको आप जब डिटेल आएगी ये काम आपने किए, तो वो तो ये लोग जो कर रहे हैं ये तो ऐलान और खुलेआम कर रहे हैं, सारे सबके दुनिया के सामने कर रहे हैं, और घबराते भी नहीं है, और बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो ये तो अलग बात है। मगर ये कि देखना यही होगा कि जी क्या फैज हमीद साहब में इतनी कुव्वत ईमानी कह लें आप, या क्रेडिबिलिटी कह लें, या उनका जो जमीर है वो बर्दाश्त करेगा कि जाके वो इमरान खान के खिलाफ बयान दें और उसके खिलाफ खड़े हों। मुझे लगता है कि जी ये कुछ भी कर सकते हैं, और अभी ये जो चल रहा है ये अभी एक टोपी ड्रामा है। ये जब फाइनल होगा तो इसके बाद फिर पता चलेगा कि जी वाकई ये किसी जनरल को सजा देना चाहते हैं। मेरा ख्याल है किसी जनरल को ये सजा नहीं देना चाहेंगे। आपको याद होगा मुशर्रफ को जब एक अदालत ने सजा दे दी थी, तो बजाय उसको अस्पताल ले जाने के, वहां कोर्ट ले जाने के, वो सीधे अस्पताल ले गए थे। और अस्पताल उस से वक्त बाहर क्या भेज था, दिया। अस्पताल वहां से भी बाहर भेज दिया। तो वो ये तो नहीं करते। तो इसलिए ये ड्रामा ही है। और अभी ये इमरान खान के बारे में तो एक बात पक्की है ना, उन्होंने इतनी मुसीबतें, इतनी साल जो जो जबर और जुल्म बर्दाश्त कर लिया, अब इसके बाद और क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि मार दें। और वो ये कर नहीं सकते, इतना प्रेशर है, इतना उसका रिएक्शन होगा, उस इनका अपना पता है कि जी फिर हमारा भी मामला खराब हो जाएगा। तो इमरान खान तो टूटने वाला नहीं है, चाहे फैज हमीद चला जाए, चाहे जनरल बाजवा खुद चला जाए, तो कोई भी चला जाए। तो असली बात यही है कि जी अब ये जब खुलेगा मामला तो फिर पता चलेगा कि जी फैज हमीद साहब किधर खड़े हैं और ये क्या ड्रामा कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। सर आप और मैं, हम तो बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन नजम सेठी साहब पाकिस्तान में भी हैं और इन भी हैं हुकूमत में, और हुकूमत के बहुत करीब भी हैं। नजम सेठी साहब का कहना यह है कि ये तफसीली फैसला नहीं आएगा, और मियाँ इशफाक अली जो उनके वकील हैं वो मांगते रहेंगे तफसीली फैसला, और 40 दिन के अंदर अंदर उन्होंने कोर्ट ऑफ अपील में जाना है, वो नहीं जा सकेंगे तफसीली फैसला आने के नतीजे में। और नजम सेठी साहब साफ कह रहे हैं कि ये इस फैसले को सिर्फ इमरान खान को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब है बात तो सही है, लेकिन अगर अगर तफसीली फैसला नहीं आया और इन्होंने अपील नहीं की तो ये खत्म है, फिर ये सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते क्या? नहीं, अगर तफसीली फैसला आपके पास नहीं है, आप नहीं सिविल कोर्ट में जा सकते। और सिविल कोर्ट में जाने का खदशा यह है कि वहां डिटेल्स डिस्कस होंगी, एक एक बात पूछी जाएगी, और डिटेल से ये भागते हैं। तो इसका मतलब है कि फिर अगर नहीं आया तो मेरी भगत हुई ना फिर कि जी ये तो नहीं जा रहे। और उनका जो वकील है वो तो बिल्कुल ही ISI का सुनाया कि वो हर केस ISI की तरफ से, मुलजिम की तरफ से आगे के खड़े हो जाते हैं। वो उनको कोई अच्छा वकील नहीं मिला या पैसे नहीं है उनके पास, ये क्या बात है? नहीं सर, जब ये तो केस लड़ा ही नहीं है। उन्होंने कहा वो जो आपने ISI ने करना है वो कर ले, बस ठीक है, मुझे मंजूर है। ये तो अब पहले से ही लग रहा है कि वो सरेंडर कर चुके मामला तय है इनके। दूसरा सर, अगर अगर ये तफसीलात में जाते हैं तो तफसीलात में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल में जिस तरह अब एविडेंसेस सामने आ रहे हैं कि फैज हमीद साहब ने, मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि फैज हमीद ने और कमर बाजवा ने हमें बुला के कहा था कि इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस पेश करना है। फिर मौलाना फजल रहमान को भी बुलाएंगे वहां कोर्ट ऑफ अपील में कि हाँ भाई बताओ किस तरह सियासत में मुदाखलत कर रहे थे, और आप सारे लोग इनके साथ तावन कर रहे थे सियासत में मुदाखलत में। तो ये तो फिर सारा केस इमरान खान के हक में जा रहा है, तो कौन करेगा इमरान खान के हक में बात? कोई भी नहीं करेगा। अभी आपसे बात होने से पहले एक मुझे फोन आया था, जो आप भी सुन रहे थे शायद। जी जी। वो ये बता रहे थे कि जी शहबाज शरीफ के बेटे सलमान साहब जो है वो फोन करके कह रहे फैज हमीद साहब को, ये उस वाकये की बात बता रहे थे जिस दिन नवाज शरीफ ने लाहौर उतरना था, वापस आए थे ये, और इनको शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो रिसीव करने पहुंचे नहीं थे कि जी रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी।
जी आपको याद होगा, बिल्कुल और बिल्कुल। उनको वापस भेज दिया गया था। तो वो ये कह रहे हैं कि जी ये खुद मौजूद थे, और शहबाज सलमान उनके बेटे ने फैज हमीद को फोन किया कि जी हम इनको नहीं रिसीव करना चाहते, आप इनको मत आने दें। अच्छा। और वो उन्होंने फिर मैनेज करके उनको वहीं से वापस कर दिया। शहबाज साहब की ट्रैफिक ऐसी फंस गई कि वो गए नहीं वहां पे। तो ये तो आपस में मिले हुए हैं सारे एक दूसरे में, पता नहीं हर एक को इस्तेमाल करते हैं, हर एक अपने अपने इंटरेस्ट के पीछे लगा हुआ है। और अब इनको क्या मिलेगा इसमें? इमरान खान के खिलाफ तो ये है सारा, सब लोग कह रहे हैं, नजम सेठी भी अगर कह रहे हैं, मुझे भी ये लगता है कि जी ये सारा ड्रामा है ही इमरान खान के लिए। वरना वो उन्होंने आज तक आईएसआई की चीफ को, एक पुराना था वो जो जिनको सजा दी गई थी उसको भी माफ कर दी गई, वो जो बिल्कुल। जिन्होंने लिख के जावेद पूरा। इकबाल। जावेद इकबाल भी थे, और उससे पहले भी वो जो ब्रिगेडियर रिजवान। ब्रिगेडियर रिजवान, और वो लेफ्टिनेंट जनरल भी थे ना, वो जो जिन्होंने अपने लिख के पूरा उसका जो केस था, ये पैसे वैसे दिए थे इन्होंने, असद दुरानी। असद दुरानी साहब। जी हाँ। सबको माफ हो जाते हैं, सब माफ कर जाते हैं, कोई नहीं फंसता। तो ये कैसे फंस जाएंगे? और ये कुछ जनरल भी थे, ठीक है। तो इसलिए ये इमरान खान को फंसाने की हद तक तो है ये। जब ये पता चल जाएगा कि जी वो नहीं फंस रहे, तो फिर ये भी छूट जाएंगे, फिर कुछ और देखेंगे क्या करते हैं ये। तो इस दायरों के सफर में मुस्तफा नवाज खोखर का कहते हैं कि हम पूरी पाकिस्तानी कौम दायरों के सफर में घूमे चले जा रहे हैं, आउटपुट कुछ नहीं है, और ओवरऑल दुनिया तरक्की करती जा रही है और हम आपस में ही लड़ते जा रहे हैं और गैर जरूरी तौर पर अपनी एनर्जीज अपना सब कुछ उसमें वेस्ट कर रहे हैं। एट द एंड इसमें से निकलना कुछ नहीं। तो हम कौन लोग हैं? अगर दुनिया हमसे पूछे कि वो तुसी लोग कौन हो भाई, तुसी करदे की हो पे, वी हैव नो आंसर टू दैट कि हम कौन लोग हैं, हम किस चक्कर में पड़े हुए हैं। सर आप तो ये कह रहे हैं ना, मैं तो ये पूछता हूँ कि ये फौज और ये आईएसआई और ये मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये इन्होंने पिछले 2-3 साल में सिवाय इमरान खान के पीछे जाने के, उनके लोगों को, उनकी पार्टी को, उनके इलेक्शन रिग करना, उनका एमएनए को पकड़ो, उनके फलाने को पकड़ो, सारा जो उनका सिक्योरिटी का काम है, वो सब छोड़ के वो सब ये इन कामों में लगे हुए हैं। एक एक एमएनए, एक एक एमपी के पीछे ये भाग रहे हैं, किसी को रोक रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, किसी के दरवाजे बंद कर रहे हैं। 24-24 घंटे पुलिस और वाटर कैनन जो सड़कों पे खड़ी रहती है कि जी जुलूस नहीं होना, जलसा नहीं होना। ये लोग तो ये काम कर रहे हैं, तो असली काम कौन कर रहा है? और पाकिस्तान ने तो दहशतगर्दी में आना ही आना है, क्योंकि असली काम करने वाले तो इधर फंसे हुए बिल्कुल। हैं। और फिर सर उधर हम कर्जों पे कर्जे लिए चले जा रहे हैं, और अब आईएमएफ ने 1.2 बिलियन डॉलर जो हमें दिए हैं, उसके साथ जो उन्होंने हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, उसमें सबसे पहले तो उन्होंने सफाया एसआईएफसी का किया है। उन्होंने कहा ये एसआईएफसी वाले स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल थी, ये लोगों को छूट दिए जा रहे थे कि फलां इंडस्ट्री लगाओ तो ये छूट होगी, फलां इंडस्ट्री लगाओ तो वो होगी। आईएमएफ वालों ने कह दिया है कि एसआईएफसी वाले आज के बाद कोई छूट नहीं दे सकेंगे। इसका मतलब है एसआईएफसी की भी अब जरूरत नहीं रही, उसको भी बोरिया बिस्तर उसका भी गोल कर दिया गया। अब अगर वो भी कर ड्रामा चले जाएंगे तो हमारे यहाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट। एक ड्रामा किया था, ये तो अब आसिम मुनीर साहब ने एक ड्रामा खड़ा किया था ना कि जी मैं इकोनॉमी को ठीक करूंगा, मैं खड़ा कर दूंगा, मैं पता नहीं कर दूंगा। और मैं बहुत करते हैं, आज तक वो मैं बकरी बने हुए, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। एसआईएफसी को अगर आईएमएफ खुद कैंसिल कर रही है, तो फिर पीछे रह गया इनके इकोनॉमी में? फिर ये कर क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं। और जो जो 2-2.5 साल इन्होंने जो नुकसान कर दिया, जो आईएफसी को डराएगा, या दूसरे इनके जो अपना ही बंदा बिठाया हुआ है, फाइनेंस मिनिस्टर भी अपना ही बंदा बिठाया हुआ है, होम मिनिस्टर भी, सारा कुछ अपने पास है। इल्जाम कहते हैं कि जी ये जमहूरी हुकूमत है, इनको बात करें, इनके ऊपर गालियां दें। भाई अजीब और गरीब एक सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन चल तो नहीं रहा ना, ये कहीं नहीं जा रहा। पाकिस्तान तो वही का वही खड़ा है और नीचे डूब रहा है। आईएमएफ ने तो सर ये भी कहा है कि अब आप शुगर माफिया को भी खुली छुट्टी दे दें, गवर्नमेंट कंट्रोल ना करे उनके रेट्स। और आईएमएफ ने ये भी कहा है कि इसको जो आपकी करेंसी है उसको भी ओपन करें, उस पर भी कदगा ना लगाएं, जहां डॉलर जाता है जहां रुपया जाता है जाने दो। अगर ये सब कुछ होगा तो पाकिस्तान में इस वक्त भी रात के 2:30 बजे तक इस्लामाबाद में यूई एम्बेसी के बाहर एक लंबी लाइन लगी हुई है लोग वीजे लेने के लिए, इस सर्दी में रात 2:30 बजे लाइन में लगे हुए हैं पाकिस्तान से भागने के लिए। ये हालात हैं इनके। और ये अभी तक उसी पिस्तौल के नेफे के पीछे भाग रहे हैं कि फैज हमीद को अंदर कर दो, बाहर कर दो, इमरान खान के साथ जाओ, डील कर लो, माफी मांग लो, तरला कर लो, डील कर लो, उसे बाहर निकाल कौन दो।
कौन कौन से नए नए इन्होंने अल्फाज ढूंढे हुए हैं कि जी नेफे में पिस्तौल चल गया या क्या हो गया, ये हमने पहले कभी नहीं सुने थे यार। ये जितने भी डिक्टेटर आते थे, जनरल आते थे, वो कुछ थोड़े बहुत सेंसिबल होते थे, कुछ थोड़ा बहुत उनमें सेंस होता था। वो बीवी इस तरह के काम नहीं होते थे। ठीक है, अपोजिशन को पकड़ते थे, लेकिन ये तो इस हद तक नीचे गिर गए कि कोई हद ही नहीं है। मतलब कोई कुछ भी हो सकता है। ये अपनी माँ बहन को भी अगर जरूरत होगी तो ये बेच देंगे या पता नहीं क्या करेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान की सर नाहक गिरफ्तारी के हवाले से यूनाइटेड नेशन भी अब तंग आकर बोल पड़ा है। आज जनेवा से जो रिलीज हुई है स्टेटमेंट, ये हैं तशद्दुद में से मुतल्लक अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा एलिस जिल एडवर्ड्स ने जुम्मे के रोज पाकिस्तानी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गैर इंसानी और गैर मामूली हिरासत को खत्म करे, और खबरदार किया है कि यह तशद्दुद और दीगर गैर इंसानी या तौहीन आमेज सलूक के ज़ुमरे में आता है। एडवर्ड्स ने कहा है, मैं पाकिस्तानी हुकाम से मुतालबा करती हूँ कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि इमरान खान की नज़रबंदी की शराइत बैनुल-अक़वामी उसूलों और मेयारात के मुताबिक हों। अब वो कह रही हैं कि इंटरनेशनली आप किसी बंदे को 2 हफ्ते से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते, लेकिन आपको याद होगा कि अभी जब रीमा खानम और मिलना चाहती थी तो 1 महीने से ज्यादा इमरान खान को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। अगर इंटरनेशनली भी ये हालात हैं, और आज हमारे यूरोपीय यूनियन में ब्रसल्स में पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक डेलीगेशन यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट के हुकाम से मिल रहा है, और वहां वो मुतालबा करने लगे हैं कि जिस तरह कॉमनवेल्थ ने अपनी इलेक्शन ऑब्जर्वर रिपोर्ट दबा के रखी हुई थी, आपने अपनी रिपोर्ट क्यों दबा के रखी हुई है। अब अगर यूरोपीय यूनियन की भी कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट बाहर आ जाती है, कॉमनवेल्थ की पहले आ चुकी है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह आईएसआई ने, किस तरह रात को इन्होंने आरओज के ऑफिस पे हमले किए, किस तरह इलेक्शन छीना, तो फिर सियासत में मुदाखलत और ये सारी कहानियां, तो हम कर क्या रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं और हम करना क्या चाहते हैं। ये जितना भी इंटरनेशनल प्रेशर तो अब बढ़ेगा और बढ़ रहा है। ठीक। और अब आप देख रहे हैं कि जी कुछ कांग्रेसमैन भी बोल रहे हैं, 40-40 कांग्रेसमैन मिलके दस्तखत कर रहे हैं। यूएन वाले भी बोलना शुरू हो गए। जमायमा ने बड़ा सख्त स्टैंड दिया। उन्होंने कहा कि जी हम इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएंगे इनको। ये भी उन्होंने कहा है कि जी इंडिया बेटों को बाप से बात नहीं करने दे रहे, और इस तरह की सारी जो उन्होंने बातचीत जो है ना, वो उन्होंने कहा है कि तो ये सारे एक चारों तरफ से इनके ऊपर प्रेशर तो आ रहा है। जी। लेकिन असल बात जो फंसी हुई है वो वही है कि जी इन्होंने जो ये अब्राहम अकॉर्ड और ट्रम्प साहब से जो वादे किए हुए हैं ना, वो अभी उसका इंतजार हो रहा है कि जी उसके लिए ये क्या करते हैं। और इसी वजह से इन पे कोई अमेरिका से डायरेक्ट प्रेशर अभी नहीं आ रहा। लेकिन उसका जिस दिन क्लियर हो गया कि जी ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या कितना कर रहे हैं, फिर ये मामला इनका जो है ना वो सारा पूरा होगा। क्योंकि ये अब इंतजार, वो तो इसी का इंतजार कर रहे हैं कि जी ये इन्होंने जो मगर ये फंसे हुए हैं अपने रातों को पानी फेंक रहे हैं, तो ये क्या करेंगे पता नहीं। तो इनका काम चलने वाला नहीं है, थोड़े दिन की बात है ये। जब जब इंटरनेशनल प्रेशर इतना हो जाएगा कि जी इनको बताना पड़ेगा कि जी बस अब छोड़ रहे हैं या जो भी करें। वो भी सर 16 दिसंबर को दोहा में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, और उस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ एक है, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की तश्कील। अगर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की तश्कील होनी है 16 दिसंबर को दोहा में, तो यकीनन हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वहां पहुंचेंगे, हमारे और नहीं तो अर्दली वज़ीर आज़म पहुंचेंगे। 16 दिसंबर को आपको याद है ये कौन सा दिन है? 16 दिसंबर का दिन जो है वो सकूते ढाका का जब सरेंडर किया था आपकी पूरी फौज ने, उस दिन ये क्या मतलब है कि एक आयरनी होगी या इनकी कि जिस दिन आपके पूरे 70-80 हजार फौजियों ने बंदूकें और सब पतलूने और सब सरेंडर किया। इंडिया दुनिया का मेरा ख्याल है यह सबसे बड़ा सरेंडर था शायद। उससे बड़ा तो मैंने नहीं सुना कि इतनी बड़ी फौज ने, इनके पास सब कुछ मौजूद था लेकिन लड़ने की हिम्मत नहीं थी। अब ये जाके वहां पे इस्लामी फौजों को उनको मारने का कमिटमेंट करेंगे उसी दिन। अगर ये करेंगे तो यार क्या मुंह पे कालक होगी इनके, और क्या ही किस तरह का शक्ल दिखाएंगे, किसको दिखाएंगे ये शक्ल आके कि ये हम क्या करके आए। दूसरी तरफ सर प्रो इसराइल और एंटी पैलेस्टाइन स्टांस के हवाले से जमायमा खान ने ट्विटर एक्स को भी इंटरनेशनली एक्सपोज किया, और हमारी हुकूमत पाकिस्तान को भी। सूरत हाल ये बनी है कि जमायमा खान कहती हैं कि मुझे अचानक ख्याल आया कि मेरे फॉलोअर्स की ट्विटर पे तादाद 2.8 मिलियन से कम होकर 2.5 मिलियन कैसे हो गई। वो कहती है मैंने ट्विटर एक्स की मैनेजमेंट से पूछा
कि मेरे ये 3 लाख फॉलोअर्स कम कैसे हो गए, लोगों के बढ़ते हैं मेरे कम क्यों हो रहे हैं। तो जो जवाब दिया गया जमाइमा खान को, उसमें यह बताया गया कि 2 वजूहत हैं तुम्हारे फॉलोअर्स कम हो रहे हैं। एक तो ये कि तुम प्रो इसराइल, एंटी इसराइल तुम्हारा स्टांस है, प्रो पैलेस्टाइन तुम्हारा स्टांस है, इस वजह से तुम्हारी जो भी तुम बोलती हो या लिखती हो उसे आगे ट्विटर एक्स लोगों को सजेशन नहीं भेजता, लोग तुम्हें फॉलो नहीं करते। दूसरा, तुम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बोलती हो, इमरान खान के हक में बोलती हो या लिखती हो, इस वजह से भी तुम्हारे फॉलोअर्स की तादाद कम हो रही है। अब इसराइल के खिलाफ बोलना और इमरान खान के खिलाफ के हक में बोलना एक ही बात है, और पैलेस्टाइन के हक में बोलना और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ बोलना एक बात है। तो इससे तो साफ वाजे हो रहा है कि ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का जो ठेका हम लेने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने इब्राहिम अकॉर्ड से भी हम बहुत आगे निकल चुके हैं। देखिए, ये तो आप बहुत नई बात आपने बताई है, और जमाइमा ने अगर ये पॉइंट आउट किया है कि जी ट्विटर इस बेसिस पे उनको रोक रहा है और कुछ ऐसा कर रहा है कि फॉलोअर जो है ना, वो तो एक दफा आ जाते हैं तो बहुत मुश्किल से वापस जाते हैं। क्योंकि बहुत ही कोई जबरदस्त, कोई आपने कोई गाली गलौज कर दी या कुछ कर दी तो आप अनफॉलो करते हैं किसी को। बिल्कुल बिल्कुल। वो होता ही नहीं है ऐसा कि जी आप कोई आप छोटी मोटी बात को तो छोड़ देते हैं कि अब मैं नहीं देखूंगा जो भी करूंगा, लेकिन अनफॉलो करना तो एक पर्टिकुलर 3 लाख लोगों ने अनफॉलो किया, ये तो कोई बड़ी कोई प्रोग्राम किस्म का कोई अगर लगता है कि ये अगर उनके साथ ही ऐसा हुआ है तो ये अब नई बात है कि ये जी इमरान खान की बात करना अगर अनफॉलो करेंगे लोग, मैं तो कहता हूँ इमरान खान की बात करें तो आपको रोज 50 फॉलोअर ज्यादा मिलते हैं। दूसरा ये कि ये जो एक और जो उन्होंने इसराइल की बात की है, तो इसराइल, ये तो सारा का सारा इन्होंने बयानी ही धड़ाम से गिर गया कि जी ये इमरान खान भी ज़ायनिस्ट है और ये जमाइमा भी इजरायली प्रो इजरायली है और ये भी इजरायली है वो भी इजरायली है, वो तो सारे वो खुद कह रहे हैं कि जी आप इसराइल के खिलाफ लिख रहे हैं। तो ये तो अजीबोगरीब सिचुएशन डेवलप हुई है। लेकिन अब इसमें देखें, ट्विटर वाले कुछ शायद करें या ना करें, लेकिन फिर भी बड़ी यानी इंटरेस्टिंग ये डेवलपमेंट आई है और इसका रिजल्ट कुछ ना कुछ आएगा। सर इस्लामाबाद में नॉर्वे के सफीर अगले रोज ईमान मजारी के केस में अदालत की सिर्फ कार्रवाई सुनने के लिए चले गए, तो उन्हें इस मैंडेट चोर हुकूमत ने, वजारत खारजा ने बुला के डिमार्श कर दिया। हालांकि जनेवा कन्वेंशन 1961 के मुताबिक जो फॉरेन डिप्लोमेट होते हैं किसी भी मुल्क में, वो उस मुल्क में कोई भी अदालती कार्रवाई जाकर सुन सकते हैं, देख सकते हैं, हिस्सा नहीं ले सकते। और ये नॉर्वे के सफीर सिर्फ अदालती कार्रवाई सुनने और देखने गए थे, उन्हें हमने डिमार्श कर दिया। अब अगर नॉर्वे के साथ साथ यूरोपीय यूनियन वाले और जितने ईयू के लोग हैं या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के लोग हैं, वो अपनी अपनी हुकूमतों को लिखेंगे कि ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या सलूक कर रही है हमारे एम्बेसडर्स के साथ और 1961 के जनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी कर रही है, तो ये हमारी हुकूमत आ बैल मुझे मार एक और मुसीबत अपने गले डालने लगी है। जब इंसानी हकूक का स्पेशल डेलीगेशन इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है और वो GSP प्लस स्टेटस हमारा इसे कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना, इसका जायजा लेने के लिए इस्लामाबाद में मौजूद हैं। एंड इस मौके पे हमने नॉर्वे के सफीर को बुला के गलत तौर पर डिमार्श कर दिया। कौन लोग हैं सर, ये क्या करना चाहते हैं? सर इनको सिर्फ एक इमरान खान का सवाल है, बाकी किसी चीज में ये इंटरेस्टेड नहीं है। और लगता यही है कि जी ये हर वो काम करेंगे जिसमें इन्हें लगे कि जी हम इमरान खान को कंट्रोल कर रहे हैं, इसको रोक ले, बस ये कर ले। वरना तो जो ये काम कर रहे हैं ये सारी दुनिया की, जैसे मैंने कहा कि जो इंटरनेशनल ओपिनियन अब एक पूरी कन्वर्ज हो रही है इस बात पे और इस तरफ मिलके आ रहे हैं, और ये सब आके थोड़े ही दिन में ये आपको लगेगा कि एक पूरी कैंपेन बन गई है कि जी ये आपने बहुत गलत किया हुआ है, इसको छोड़े, और इनको छोड़ना पड़ेगा। मगर वो एक जो अटका हुआ है ना मामला, वही अब 16 दिसंबर अगर आपने डेट दी है कि जी उस दिन फैसला होना है, तो मेरा ख्याल है 16 तक तो ये इंतजार करेंगे लोग, उसके बाद फिर आगे देखेंगे कि जी अब कैसे चलता है मामला। चले सर, इंशाल्लाह फिर थैंक यू अब सर, 16 के बहुत बाद, शुक्रिया। 16 से पहले भी बात करेंगे और उसके बाद भी बात करेंगे क्या होता है। थैंक यू बहुत सर। शुक्रिया सर, ओके, थैंक अल्लाह यू। हाफिज।